कीमत 1000 रुपए भी नहीं होनी चाहिए, वो 50,000 रुपए बिक रहा है। राज्य सरकार में तो शिवराज सिंह जी कहते थे ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है, जब मैंने मार्च में ये बात कही थी। जनता का अपराध ये कि नेताओं को वोट देती है, सरकार बनाती है और सरकार फिर बिक जाती है या विधायक बिक जाते हैं। विरोधी तो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो चुनिंदा उद्योगपतियों के मुख्यमंत्री थे और छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, बाकी सब उन्होंने भूल दिया। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आज हम एक खास चर्चा में मौजूद हैं। देश इस समय भीषण संकट के दौर से है। जी हां, कोरोना से हमको डरना जरूरी है, क्योंकि ये मौत की नींद किसको सुलाएगा ये पता नहीं चलता है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या आप वैक्सीन लगाने के क्राइटेरिया में आ चुके हैं? तो वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? क्या राजनीतिक दल देश की जनता को यह बताने में कामयाब हो पाए हैं कि उनकी सुरक्षा मास्क लगाने से भी ज्यादा जरूरी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार जो गाइडलाइंस बनाती है उसका पालन करें? आज एक खास मेहमान है जो देश में सबसे ज्यादा लोकसभा के चुनाव लड़े और जीते हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। हमारे साथ कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति किसी सरकार ने, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, किसी सिस्टम ने देखी है क्या कि लोग जहां देखें सड़कों पर लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं कई जगह, और शमशान घाट के बाहर के इलाके भरे पड़े हैं? ये कभी आपने देखा? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे हालात विश्व में, अपना देश तो छोड़िए, विश्व में कहीं नहीं है। आज हमारे अस्पतालों में दवाई नहीं, इंजेक्शन नहीं, बेड नहीं, डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये हालात है। और ये सब पता था। 3 महीने से अपने देश के अखबार, अपने देश की मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये ऐलान कर रही थी कि एक दूसरा वेव आने वाला है, दूसरा वेव आने वाला है। कोई तैयारी नहीं। तो आज ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार में तो शिवराज सिंह जी कहते थे ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है, जब मैंने मार्च में ये बात कही थी। मैंने तो शुरुआत कर ली थी, उस समय तो ये भयानक स्थिति नहीं थी, पर मैंने शुरुआत कर ली थी कि इसकी तैयारी करना। और शिवराज सिंह जी ने बोलते थे, खुल के बोलते थे कि ये कोरोना नहीं, डरोना है, ये सब बकवास है। ये आज तो वो उपवास कर रहे हैं। ये तो गंभीरता इन्होंने नहीं समझी। और 3 महीने से, 17 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। 17 साल हमारा कितना खर्चा हुआ अस्पतालों में, स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारा कितना खर्चा हुआ? वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है उस समय आईफा अवार्ड करा रहे थे, डर गए थे आप, और आपको ये समझ में नहीं आता करें क्या? ये मुझे कोई आईफा अवार्ड की बात नहीं थी, उस समय कोई कोरोना था नहीं, आईफा अवार्ड तो हुआ नहीं, मैंने ही कैंसिल किया। पर बात यह है कि शिवराज सिंह जी इसे मजाक मान रहे थे। और आज जो हालात है, अब छिपाने की, दबाने का प्रयास है। कल ही भोपाल में 155 शव हमारे शमशान घाट में पहुंचे। 112 का कोविड के कारण थे और सरकार ने आंकड़ों में कहा 4। तो छुपाने से क्या होगा? छुपाने से ये होगा कि लोगों को गुमराह करो। ये कलाकारी की राजनीति जो शिवराज सिंह ने प्रयास किया कि गुमराह करो, इनको ध्यान मोड़ो, और यही नीति भारतीय जनता पार्टी की है। वो तो मास्क बांट रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। मास्क सबसे आसान काम है। मास्क, सबको खड़े हो जाओ, मीडिया के सामने कहो मास्क पहनो, हाँ, इसके लिए एक रैली निकालो, उपवास करो मास्क के लिए। पर दवाई के लिए आप करिए, इंजेक्शन के लिए आप करिए, एम्बुलेंस के लिए आप करिए। इंजेक्शन है वो ब्लैक बाजार में बिक रहा है, लोग रो रहे हैं इंजेक्शन के लिए। और क्या आपदा में अवसर है क्या ये, और सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? इन्होंने तो एक्सपोर्ट का, इसका निर्यात की परमिशन दे दी थी 4 महीने पहले, और पिछले हफ्ते तक मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में इन्होंने कह दिया था कि ये इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लेता हूं आप मुख्यमंत्री तो क्या करते? एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 1000 रुपए भी नहीं होनी चाहिए, तो वो 50,000 रुपए बिक रहा है। 3 महीने पहले से हम इसकी तैयारी करते। हमारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हम इसे कोरोना केयर सेंटर बनाते। इतने सारी गवर्नमेंट दमोह में तो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर क्या तैयारी होती? दमोह में तो बिना मास्क के घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ के लोग। चुनाव आयोग और सरकार इसका जवाब दे कि दमोह में क्यों चुनाव होते वहां कोरोना डरता क्या? वहाँ कोरोना का कुछ नहीं था। मैं कई दफ़ा गया हूँ दमोह इस चुनाव के संदर्भ में, और कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। करें क्या हम चुनाव से हट जाएं? हमें भी तो मैदान में रहना है। लेकिन कोरोना से तो डरना पड़ेगा। कोरोना से डरना पड़ेगा। कोरोना बड़ी भयानक है और ये कब खत्म होगी? आज अमेरिका ने संभाल लिया।
आज यूरोप ने लगभग सब देशों ने संभाल लिया। हम तो वैक्सीन की मैत्री कर रहे हैं। हम तो वैक्सीन का निर्यात कर रहे थे, अभी 10 दिन पहले तो बैन किया। ये रेमडेसिविर जो भी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है, हाँ इंजेक्शन है रेमडेसिविर, इसका निर्यात हो रहा था। मैं बताऊं, मैंने खुद बात करी इसकी जो मैन्युफैक्चरर है, उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा हमारा स्टॉक जो है पोर्ट में पड़ा हुआ है। ये तो 10 दिन पहले क्यों मैं छिंदवाड़ा भिजवाना चाहता था, अब हम पोर्ट से वापस मंगवा रहे हैं। ये तो हालात थी, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ 8 दिन पहले शिवराज सिंह जी इसका जवाब दें। 8 दिन पहले तक मध्य प्रदेश के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था। देना तो छोड़ो, कहते थे इसकी जरूरत नहीं है। शिकायतें तो कमला जी ये भी आ रही हैं कि अगर एक मरीज कोविड से पॉजिटिव है, वो अंदर भर्ती है, उसके परिवार का व्यक्ति ब्लैक मार्केटिंग से मिलने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी आता है, तो वो अंदर लगा कि नहीं लगा इसकी भी गारंटी नहीं है। ये छोड़िए, जो आज इनके पास आ भी रहे हैं, जो पर्ची काटता है उस पेशेंट की, उससे कहते हैं 500 रुपए दे दो, उससे कहते हैं 3000। सरकार तो कह रही है हमने प्राइस फिक्स कर दिया, चाहे जांच का हो चाहे प्राइस इंजेक्शन का हो। प्राइस तो 800-900 रुपए का ये इंजेक्शन आता है, तो सरकार तो खरीद रही है 800-900 रुपए में। कौन सा पेशेंट है, मुझे आज शिवराज सिंह जी बताएं कि प्रदेश का कोई भी हेल्थ फैसिलिटी, कोई भी अस्पताल जहां दवाई होए, जहां इंजेक्शन होए, जहां ऑक्सीजन होए, जहां डॉक्टर होए, जहां बेड होए, एक अस्पताल का नाम लेकिन बता। प्राइवेट अस्पतालों को इसी सरकार ने पहली लहर में कोविड-19 की जो फर्स्ट स्ट्रेन आई थी, उस लहर में करोड़ों रुपए बांट दिए। कहा गया कि ये एक घोटाला है, क्योंकि सरकार ने जनता की सेवा के नाम पर, जनता की सुरक्षा के नाम पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मेडिकल कॉलेज के, उनकी सेवा कर दी। बिल्कुल सेवा करी, पर इसमें इस मौके पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसका खुलासा होगा, लेकिन कमला जी आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं और लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, ये आज शिवराज सिंह जी केवल सोचते हैं नाटक, जो उन्होंने हमेशा 15 साल किया है। कोई घोषणा कर दो, इन्होंने तो घोषणा करी थी कि अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर मैं भूल गया कौन सी तारीख, कि 6 महीने में हमारी बाबई में ऑक्सीजन प्लांट लगने वाली है। ये तो 4 दिन पहले यही नहीं कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है। इंदौर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंदौर में इंजेक्शन नहीं मिल रहा। इंदौर आपकी मेट्रो सिटी है, आपकी मध्य प्रदेश के हिसाब से फाइनेंशियल कैपिटल की तरह उस शहर है। उस शहर में शमशान में लाइन लगी हुई है, बाहर सड़कों में शव पड़े हैं, लाशें पड़ी हैं, जो सड़क जा रही है शमशान घाट में। और जो शमशान घाट के आंकड़े, मैंने तो मांग करी कि आप शमशान घाट के आंकड़े बता दो, ये मत हमें बताना कौन कोविड से है। हम मान जाएंगे चलिए 20% कोविड के नहीं है, बाकी ये शमशान घाट के आंकड़े आज कोई ना, जब से मैंने ये मांग करी, अभी कुछ थोड़ा छपना शुरू हुआ है। अपने प्रदेश के हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, जहाँ जहाँ शमशान घाट है, हम इसका कब्रिस्तान है, हम इसके आंकड़े पब्लिश करें। ये क्यों नहीं देते? कमला जी मुझे एक चीज़ बताइए, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो उज्जैन हो, वो बड़े शहर जो आपके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री है, वहाँ पर क्या ऐसा हो गया, क्या सिस्टम फेल हो गया कि लगातार स्वच्छता में नंबर 1 वाला शहर जो है वो शवदाह के नंबर शवग्रह में बढ़ते जा रहे हैं, इंजेक्शन ब्लैक मार्केटिंग में बिक रहे हैं। पहले वाले दौर में जो गुटखा व्यापारी थे या जो ऐसे लोग थे जो पूरा माफिया राज चलाते हैं, उनके लिए जो है वो पर्चियां दी गई कि आप अपने ट्रक से अपना काम करते रहे, तब भी छूट मिली थी। तो ये क्या खेल है, ये क्या बड़ी आर्थिक राजधानी में बड़ी अर्थव्यवस्था चल रही है अच्छी? ये आज इनकी सोच ये है, इनका नज़रिया ये है कि किस तरह हर चीज़ को व्यापार बना लें, किस चीज़ से कहाँ भ्रष्टाचार हो जाए, और ये आरोप लगाएंगे मुझ पर। मेरी तो 15 महीने की सरकार थी, उसमें से 2-2.5 महीने तो गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया ये उथल पुथल में, मेरे पास तो 11 महीने थे। प्रदेश की जनता है, प्रदेश की जनता गवाह है कि क्या हुआ इन 11 महीनों में, कैसा एक नया मोड़ मध्य प्रदेश को मिला। ये आज प्रश्न है इनको। तो मैं तो कह रहा हूँ, मार्च में जब शिवराज सिंह जी कहते थे ये बकवास है, जब ये नेशनल लॉकडाउन हुआ तब उन्हें कुछ होश आई, उसके बाद ठीक हो गया। और पिछले 3 महीने से अगर ये हालत है, आज ये हालत है, क्या ये जानते नहीं थे 7 दिन पहले कि ऑक्सीजन की कमी होने वाली है? क्या ये जानते नहीं थे कि ये इंजेक्शन की कमी होने वाली है? इंजेक्शन तो स्वीकार ही नहीं किया था। आज सबसे पहली चीज़ एक पेशेंट को चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का क्या प्रबंध किया आप? किसी चीज़ का आज तो डॉक्टर डरे हुए हैं।
इस वेव में डॉक्टर डर गए, बहुत सारे डॉक्टर तो हाजिरी दिखा रहे हैं, हाजिरी लगा के घर चले जाते हैं। ये हालात है। जो और टेस्टिंग, सबसे कम टेस्टिंग मध्य प्रदेश में हो रही है। आप ये बताइए कि फॉर्मूला तो आता है कि टेस्टिंग करिए, ट्रैकिंग करिए और उसके बाद इलाज करिए, और दूसरा अंडर रिपोर्टिंग से क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये इन्होंने एक तरकीब निकाली कि कोरोना को दबाने का एक तरीका है टेस्टिंग बंद कर। कोरोना को भगाना नहीं है, कोरोना भगाना नहीं है, कोरोना के आंकड़े दबाने हैं। तब क्या होगा? इन्होंने आज प्राइवेट हॉस्पिटल में, आप किसी प्राइवेट जगह टेस्टिंग कराने जाइए, वो कहेंगे हमें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ये पिछले 7 दिन से उनको बैन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि बात पोल खुल जाएगी। ये तो कह रहे हैं हमारी आज 18% पॉजिटिविटी है, ये तो 40% निकलेगी, तो आंकड़े बढ़ जाएंगे कि इतनी है कि बेड नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। मैं तो कह रहा हूं एक अस्पताल बताएं, एक सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में। तो जनता क्या करे? जनता कहाँ जाए? कांग्रेस तो घरों में बैठ गई। जनता तो कांग्रेस घरों में नहीं आपने कहा आपके लोग कहाँ पैसा? हमारे इंदौर में हमारे विधायक लगे, हमारे विधायकों ने जो काम किया है, मुझे फोन करते हैं रोज, बताते हैं क्या क्या काम किया। वो तो कह रहे हैं कि काम 2 ही लोग करते हैं देश में, मोदी जी और वहाँ शिवराज जी और अमित शाह जी, 3 लोग ही करते हैं। और ये कोरोना का हाल है। आज हमारे प्रदेश का नौजवान भटक रहा है, किसान तरसते है, किसान दुखी है, छोटा व्यापारी दुखी है। ये तो हालात हैं, और ये तो कोरोना के पहले के हालात हैं। तो कोरोना तो नौकरी भी खा गया, तो या तो कोरोना से मरो या बेरोजगारी से मरो, भूखों मरो, क्या करें? आज ये इनकी सोच ऐसी है। मैं तो इनको इस बात का कह रहा हूं, ये तो अपराधी हैं। आज जो हालात हैं, ये सीधा साधा अपराध बनता है। तो जनता का अपराध ये कि नेताओं को वोट देती है, सरकार बनाती है, और सरकार फिर बिक जाती है या विधायक बिक जाते हैं, तो क्या करें? विधायक तो महाराज कहाँ है आपके? ये सीधी बात है। महाराज कहाँ? सवाल नहीं उठा रहे हैं वो। कौन? सिंधिया जी। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। वो तो आपके दूसरे पाले में चलेगा, लेकिन सवाल तो उठा सकते थे सरकार। अब वो जाने वो काम, वो भी संतुष्ट होंगी कि सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, मुझे पता नहीं। वो तो कह रहे थे कि आपके समय व्यापार ज़्यादा था, भ्रष्टाचार ज़्यादा था, सबसे बड़े भ्रष्ट आपकी सरकार में थे, और सबसे ज़्यादा दलाली आपकी सरकार में करते थे, और पैसा 10 जन तक को जाता था। ज्योतिर्दित्य सिंधिया की टिप्पणियों पर बोलना नहीं चाहता, उचित नहीं है। ये कहाँ है, क्या है, सब लोग पहचानते हैं। ग्वालियर जाके पूछिएगा, हाँ, सब जाके, ये तो खुलासा इसका देखिए। अंत में पॉलिटिकल लाइफ में सब चीज़ों का खुलासा होता है, ये याद रखें। सबका खुलासा होगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर कमी होती है तो सवाल तो उठाने का सबको अधिकार है। जनता मर रही है, जनता त्रस्त है। सिंधिया जी उठाएं। कौन सा बीजेपी का नेता आज सवाल उठा रहा है? डरते हैं ना वो सरकार से। हाँ, तो ये कोई सवाल नहीं कोई ये कहने को तैयार नहीं। आज तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने परसों कहा कि यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। जब उनसे कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, नहीं ऑक्सीजन है। नहीं, कुछ लोग तो ये भी बयान दे रहे हैं कि जो पैदा हुए मरना है तो सबको एक दिन है, तो डरना क्या है? हाँ बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ, इनमें कितनी खोट है। आज प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ रही है। आपकी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, एक वो कार्टून चलता है, चिंपैंजी है, थाली लेके बैठा है, वो पूछता है आप क्या करें, थाली बजाएं या ताली बजाएं? अब तो मोदी जी से पूछना चाहिए। नहीं, शिवराज जी, हम तो शिवराज जी की बात भी कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं। तो क्या करें, पब्लिक क्या करे? जब 100 मौतें हो रही थी देश में, तो ये थाली बजवा रहे थे। और केजरीवाल जी जो है वो कहते हैं कि मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया दिल्ली को। तो हर जगह तो लोग बस पब्लिसिटी कर रहे हैं साहब। केवल पब्लिसिटी की राजनीति, पब्लिसिटी को गुमराह करो। याद रखिएगा कि मोदी जी क्या कहते थे 2014 में। 2014 में नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, याद है आपको? किसानों को 50% नफा होगा, 15 लाख रुपए। छोड़िए, अच्छा 2014 में ये बात बताइए कि चुनाव में कोरोना भग जाता है क्या? जहां सटे हुए लोग एक दूसरे पर नारे लग रहे हैं, बंगाल देखिए, वहां कोरोना भग जाता है क्या? बिल्कुल, ये इनके मुताबिक भाग जाता है। तो अभी दमों में भी कोरोना भाग गया। आपके लोग भी तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भूपेश बघेल जो है वो जाते हैं, असम में इंचार्ज हैं। हम क्या चुनाव से हट जाएं? हमारे पास उपाय क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ऐसा चुनाव आयोग है जो सरकार के इशारे पर ही चलता है, तो सरकार और इलेक्शन कमीशन देश की जनता को जवाब दे कि आज केवल बंगाल की बात नहीं है, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, देश भर में भी उपचुनाव हो रहे हैं। अगर देखिए साहब, मैं ये बताइए, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, लोग कहते हैं कि जब हारने का डर है तो ईवीएम पर सवाल उठा दो, इलेक्शन कमीशन पर उठा दो। जीते तो आप भी थे, आपको तो जनता ने चुना, सरकार गिरा दी उन्होंने। सिंधिया जी आपका पाला छोड़ गए, लेकिन जीते तो आप भी थे। अगर आप ईवीएम की बात करेंगे, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ जी।
अगर आम जनता को शक है, आप कहिए हम बैलेट बॉक्स से कराते। ये हम नवंबर 2018 के उपचुनाव में जीते कि उनको यकीन था कि इनके 150 सीटें आ रही हैं। इनको जो घपला करना था इन्होंने ज़्यादा किया नहीं किया, मैं जानता हूँ किया। और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी, पर राजस्थान में आपकी सरकार बनी। राजस्थान में ये चाहते नहीं थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अच्छी लीड मिले, तो ये इसके उनको राज्य सरकारों की चिंता है, पर उतनी चिंता नहीं है जितना लोकसभा के चुनाव की है। अगर ये सब जीत जाते, अगर मध्य प्रदेश में इनकी 200 सीटें आ जाती, आप प्रश्न उठाते कि लोकसभा चुनाव में एक प्रश्न उठ जाता, सबको समझ आता ये ईवीएम का खेल है। मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूँ, अमेरिका क्या ईवीएम का उपयोग करती है? क्या पूरा यूरोप ईवीएम का उपयोग करती है? क्या जापान ईवीएम का उपयोग करती है? उनको जानकारी नहीं है, मूर्ख हैं। केवल अपने देश में और छुटपुट देशों में, अफ्रीका के एक आध देश हुआ, निकरगुआ एक और देश हुआ, जो ईवीएम से करते हैं। आपको मैं तो बीजेपी से सीधा प्रश्न पूछता हूँ, अगर लोगों को शक है, आप खड़े होकर कहिए हम 300 सीटें लाएंगे, बैलेट बॉक्स से लाएंगे, ये क्यों नहीं मानते? अच्छा मुझे बताइए, चलिए हम चुनाव से बाहर आ जाते हैं। ये चुनाव में कहीं मुद्दा ही नहीं कोरोना, कि कोरोना से कैसे निपटेंगे, हेल्थ इश्यूज कैसे उसको एड्रेस करेंगे, अस्पताल कितने बनेंगे, ध्यान मोड़ने की राजनीति। 2014 में नौजवानों की बात, किसानों की बात, 2019 की बात, 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद, कोई नौजवान की बात नहीं, कोई किसान की बात नहीं। ध्यान मोड़ने का कि आप एजेंडा बदल दूं, आप उसका नैरेटिव बदल दूं। तो आज ये नैरेटिव कैसे बदला जाए? तो अभी शिवराज सिंह जी ने कहा दमों में, मैं तो कहता था ये बिना झूठ बोले हुए इनका खाना हजम नहीं होता, पर अब तो ये महाझूठ, जब तक महाझूठ ना बोले इनका खाना हजम नहीं होता। क्यों? इन्होंने दमों में कहा कि कमलनाथ छतरपुर का मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा ले गए। कितना बड़ा झूठ! ये तो 2014 में केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया। शिवराज सिंह जी ने जमीन अलॉट करी, 2017 में खुद शिलान्यास किया जब हमारी सरकार का नाम निशान नहीं था। और ये खड़े होके इतनी बेशर्मी से ये कहेंगे कमलनाथ छतरपुर का मेडिकल कॉलेज, पूरे मीडिया में छपा, मैं छिंदवाड़ा ले गया। ये हालात है। झूठ, जितना झूठ बोल सकते हो बोल लो कि झूठ। ये तो 15 दिन का चुनाव होता है, प्रचार तो 15-20 दिन का होता है। नहीं, विरोधी तो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो चुनिंदा उद्योगपतियों के मुख्यमंत्री थे और छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, बाकी सब उन्होंने भूल दिया था। ये पूरा जो प्रदेश में हुआ, और ग्वालियर के मुख्यमंत्री सिंधिया जी थे। अब सिंधिया जी क्या थे क्या नहीं थे वो खुद जाने, और सबके। लेकिन आपकी सरकार ने भी उनको मलाई खूब खिलाई, हजारों एकड़ जमीन उन्होंने ले ली। हमने मलाई खिलाई क्योंकि हमारे पार्टी के नेता थे, मैं तो स्वीकार करता हूँ। तो गलती आपने की? मतलब गलती नहीं करी, ये इन्होंने जो कहा वो सिस्टम में होता गया। ये भी अपना सिस्टम चलाते थे। कानून के खिलाफ सिस्टम चल रहा था? नहीं, कानून के खिलाफ नहीं था, ये तो बाद में सिंधिया जी को ओबलाइज किया आप लोगों ने बेसिकली साथ बने रहने के लिए। देखिए, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, बिल्कुल ओबलाइज किया। ये इसके तो सबूत हैं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब सरकार ओबलाइज कर रही है कि आप हमारे साथ रहो। डर गए थे क्या वो, या भविष्य उनको अंधकार में नजर आ रहा था? ये किससे डरे किससे नहीं डरे, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे थे कि हमारी सरकार चली गई, हाँ, सौदे से गई। पहली दफ़े ये परंपरा अपने देश में शुरू हुई कि आप विधायकों को जाके सौदा कर लो। ये कभी तो अपने देश में ऐसी राजनीति नहीं थी। किसी उद्योगपति को लगाते और वो कहते हैं आप हमारे विधायकों को बचा के रखो। की राजनीति सिद्धांत अपने विधायकों को बचाने की कीमत आप अदा कर सकते थे। नहीं, मैंने कहा कि हमारे पास तो 116-17 विधायक हैं, मैं इस सौदेबाजी की राजनीति में नहीं पड़ूंगा। एक सिद्धांतिक और नैतिक रूप से मैंने ये फैसला किया। एक सवाल, मुझे कुर्सी की आवश्यकता नहीं थी। एक सवाल पूछूं, आपने 9 लोकसभा जीते, आपकी पत्नी ने भी लोकसभा एक सीट जीती जब आप हारे, विधायक बने आप, बेटा आपका सांसद बन गया। जिस घर में अभी आप रहते हैं श्यामला हिल्स के, उस घर का पिछला दरवाजा मुख्यमंत्री के आवास की तरफ खुलता है। लंबा सफर आपको लग गया उधर पहुंचने में, 1.25 साल में आप बाहर हो गए। तकलीफ नहीं होती कि सिंधिया जी जैसे दोस्त थे आपके? मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैंने जो सिंधिया जी का जाना आपको पता था? मुझे पता था, कई महीने पहले पता था। तो आपने अपने आलाकमान को बताया कि जाएंगे? हाँ, मैंने उनको बताया, मैंने तो सबको सावधान किया कि ये जाएंगे, इन्होंने मन बना लिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा? नहीं, मेरे से अब वो क्या कहानी का ये सब करने, उनको भी यकीन था ये नहीं जाएंगे, पर मुझे जानकारी थी कि ये जाएंगे। ये तो बात हो गई। सिंधिया जी ने अपने नेताओं को भी गलत साबित किया, आलाकमान को भी। अब जो उन्होंने किया वो करी, पर मुझे सबसे बड़ी तसल्ली है कि 11 महीने के कार्यकाल का मैं हिसाब किताब मध्य प्रदेश की जनता को देने को तैयार हूँ। मैं तो बहुत दफ़े कहा, शिवराज सिंह आप भी खड़े हो जाइए,
आप खड़े हो जाइए दूसरी तरफ मंच में, मैं इधर होता हूँ, मैं अपने 11 महीने का 15 महीने का हिसाब किताब देता हूँ, आप अपने 16 लेकिन साल। सिंधिया कह रहे हैं कि सरकार जो है जो सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो दिग्विजय सिंह ने उठाया और कमलनाथ जी के लोगों ने उठाया। अब ये तो कहने के लिए वो बेचारे क्या कहें, मैं तो उनको बेचारा लेकिन संसद में आजकल बीजेपी की बहुत तारीफ करते हैं। बहुत तारीफ करते हैं, आप उनका पूरा सुन लीजिए। वो पहले क्या- राज्यसभा में एक तरफ दिग्विजय सिंह रहते हैं और एक तरफ सिंधिया रहते हैं। ये कैसा तो- लगता है आपको? मुझे तो ये मजाक लगता है, पर बड़ा लंबा रास्ता है सबका, अंत में सब चीज़ सामने आएंगी, मुझे इसका विश्वास है। मेरे राजनीतिक जीवन का एक सबक है और एक विश्वास है कि अंत में सब चीज़ें सामने आ जाए। एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 1000 रुपए भी नहीं होनी चाहिए, वो 50,000 रुपए बिक रहा है। राज्य सरकार में तो शिवराज सिंह जी कहते थे ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है, जब मैंने मार्च में ये बात कही थी। जनता का अपराध ये है कि नेताओं को वोट देती है, सरकार बनाती है और सरकार फिर बिक जाती है या विधायक बिक जाते हैं। विरोधी तो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो चुनिंदा उद्योगपतियों के मुख्यमंत्री थे और छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, बाकी सब उन्होंने भूल दिया।
एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 1000 रुपए भी नहीं होनी चाहिए, वो 50,000 रुपए बिक रहा है। राज्य सरकार में तो शिवराज सिंह जी कहते थे ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है। जब मैंने मार्च में ये बात कही थी। जनता का अपराध ये है कि नेताओं को वोट देती है, सरकार बनाती है और सरकार फिर बिक जाती है या विधायक बिक जाते हैं। विरोधी तो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो चुनिंदा उद्योगपतियों के मुख्यमंत्री थे और छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, बाकी सब उन्होंने भूल दिया। तो आपकी जो स्टाइल है कुर्ता पजामा, जो एक स्टाइल है, मतलब किसी का जैकेट होता है, मोदी जैकेट चलता, नेहरू जैकेट चलता था, एक गुलाब लगा होता था, आपका ये कुर्ता पजामा, लोग पूछते हैं ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। पहली बार हमने मध्य प्रदेश में आपको इस तरह की जैकेट में देखा, ठंड पड़ गई थी ज़्यादा। अब तो खैर ये क्या है, आपका हर मौसम में एक से होते हैं? हर मौसम में मैं एक सा होता हूँ। मैंने एक जैकेट कभी कभी पहन लेता हूँ, जब मुझे लोग कहते हैं जैकेट पहन लो, कोई आके मुझे जैकेट प्रेजेंट कर देता है, तब उसी वक्त मैं पहन लेता हूँ। लोग पूछते हैं कि इस कुर्ते पजामे में ठंडी कैसे आप पूरे मौसम, चाहे कोई मौसम एक से ही रहते हैं, चाहे आपकी सरकार चली जाए, चाहे विधायक बिक जाए, चाहे खरीद लिए जाए, चाहे वो बेंगलुरु चले जाएं, तो आपका ये बदलता नहीं है? ये तो ईश्वर की देन है और एक ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करो। राजनीति के देवानंद नहीं, इससे राजनीति का कोई मतलब, मेरे विश्वास, मेरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और हनुमान जी जो बनाए हैं आपने, बहुत बड़ी मैंने मूर्ति, मंदिर उनका बनाया आशीर्वाद। है, सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश का हनुमान मंदिर। लेकिन आपको क्यों साबित करना पड़ा कि आप भी हनुमान भक्त हैं और आप भी हिंदू हैं? आप भी हिंदुत्व मैंने के तो कभी साबित करने का प्रयास ही नहीं किया। मैंने तो कहा कि ये तो मैं बना रहा हूँ, मैंने सरकार की ये जमीन हिंदुत्व नहीं का ली। काउंटर था बीजेपी के। नहीं, कोई काउंटर, मुझे काउंटर करने की जरूरत क्यों? नहीं, उनके राम आपके हनुमान। उनके राम मेरे हनुमान का भी चक्कर नहीं। मुझे विश्वास था कि छिंदवाड़ा को के लिए जो मैं कर सका मैंने किया, पर एक चीज़ की कमी है। यहाँ भी एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जहाँ दिलीप तिवारी जाएं, बोले ये छिंदवाड़ा का मंदिर मुझे बहुत पसंद आया। कोई भी जाए कहे कि ये मंदिर बहुत अच्छा है। बनाया किसने, ये चिंता ना करें। इस चिंता का मैंने तो इसका कुछ किया ही नहीं। मैंने तो इसका शिलान्यास नहीं किया। मैं तो हनुमान जयंती पर, हाँ, वहाँ अपना कार्यक्रम करते हैं। इस साल नहीं कर पाएंगे कोरोना की वजह से, नहीं तो हम अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन कमलनाथ जी, कुछ नेताओं के बयान आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कुछ मौलाना कहते हैं इससे इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, कुछ कहते हैं ये हराम है, कुछ कहते हैं कि अभी नहीं लगाएंगे। ये क्या है, मतलब इस देश में लीडरशिप गुमराह क्यों करती है? देखिए, क्योंकि सरकार पर लोगों को शक है। इस सरकार पर लोगों को शक है कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। जब ये शक पैदा हो जाता है और ये कहते हैं सरकारी वैक्सीन है, कि अंत में सरकारी उपलब्ध करा रही है वैक्सीन सब अस्पतालों को, पर जब ये शक हो जाता है, सरकार पर शक होता है, तो वैक्सीन पर शक होना तो स्वाभाविक है। लेकिन इस देश में अपोजिशन है कहाँ? अपोजिशन की आवाज कहाँ है? कौन ऐसा लीडर है जो अगर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो लोग कहें कि भाई ठीक है, ये सही कह रहे हैं? आप बताइए। ये जब इंदिरा जी हारी थी 77 में, सब कहते थे कोई नहीं है सामने, अपोजिशन का कोई नहीं है, उभर आए। ये होता है। जब बीजेपी की 2 सीटें थी 2004 में, सब कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या सोनिया गांधी हराएंगी। सुषमा स्वराज तो कहती थी मैं अपने बाल कटवा लूंगी, हाँ मैं मुंडन करवा लूंगी। याद है सुषमा स्वराज जी कहती, सुषमा स्वराज सब कहते थे। कोई कहता था मैं NRI बन जाऊंगी। और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगभग बहुत सारे लोग अपने देश में उनसे प्रेम करते थे, उनसे डरते नहीं थे। अब क्या डरते हैं? अब तो सब जानते हैं कि प्रेम करते हैं या डरते हैं। पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोनिया गांधी ने घर बिठाया, ये भी तो इतिहास है। तो हम ये कभी ना माने। लेकिन हमारी देश की जनता, जो नेता हैं, आपके जो नेता हैं, वो तो उस विरोधी कहते हैं पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। अगर जब तक वो रहेंगे, वो विपक्ष मजबूत रहेगा। कभी जाके वो केरल में समुद्र में डाइव लगा देते हैं, कभी अपने 6 पैक एप्स दिखाते हैं, कभी कहते हैं कि फिशरीज का डिपार्टमेंट नहीं, तो उनका सामान्य ज्ञान पर भी सवाल उठाने लगते हैं लोग। देखिए, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। अंत में राहुल गांधी जी की अपनी सोच है और उनका, मैं सोचता हूँ जो निष्ठा है, जो निष्ठा, अति निष्ठा के कारण कभी वो कुछ बोल देते हैं, पर ये अति निष्ठा जो देश की, आज आप किसी सब्जेक्ट में आप उनसे चर्चा कर लीजिए, आप धर्म में करिए, किसी बीजेपी वाले को बिठा लीजिए और राहुल गांधी को बिठा लीजिए और बोलिए कि आज धर्म पर चर्चा करते हैं। कमलनाथ जी, आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपने इंदिरा जी के समय काम किया, इंदिरा जी आपको छिंदवाड़ा लेकर गई। अगर राहुल गांधी कहें कि अमेरिका जैसा मुल्क भारत में होने वाले जो तरह तरह के अत्याचार हैं उन पर आंखें मूंदे बैठा, तो ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन कंट्री को, अमेरिका जैसे ज्यादा मुल्क को आप इनवाइट करना चाहते हैं? इंडियन सिस्टम में इंटरवीन करिए। कोई भी अर्थ निकाल लो। आज अमेरिका कहता है हम विश्व की
सबसे पुरानी प्रजातंत्र हैं, हम विश्व के प्रजातंत्र के रक्षक हैं, तो आप बनिए रक्षक। हम तो नहीं कह रहे आप रक्षक बनिए, उन्होंने तो खुद ऐलान किया है, उन्होंने जो बहुत सारे देशों में किया। तो अपना घर भी नहीं संभाल पाए, कैपिटल हिल में क्या हिंसा हुई? बिल्कुल, बहुत हिंसा हुई, और इसीलिए तो आज अमेरिका के लगभग बहुत सारे लोग इससे बहुत शर्मिंदा हैं कि जो कहते थे उसके बाद म्यांमार में, बर्मा में कू हो गया, जब उनके पार्टी के लोग ने कहना शुरू किया कि हमें ये चुनाव स्वीकृत नहीं है, तो उसके 20 दिन बाद म्यांमार के आर्मी ने कहा हमें भी स्वीकृत नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी, समझ में तो पब्लिक को आया कि कांग्रेस कहाँ जीतने वाली, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है। अगर असम की बात मैं करूँ तो प्रभारी कौन है? भूपेश बघेल, क्योंकि वो सरकार चलाते हैं। कहा गया कि सारा का सारा फंडिंग या पूरा सिस्टम जो है भूपेश बघेल ना दें तो चुनाव लड़ने की हालत नहीं है। वहाँ हालत ये है कि दुर्ग से लेके रायपुर से लेकर भिलाई से लेकर रायपुर तक सब पूरा तबाही मची हुई कोरोना से, तो सारी सरकार चुनाव लड़ रही है। आप कह रहे हैं फंडिंग की बात, बीजेपी के नेता क्या अपनी पत्नी की जेवर बेच के चुनाव लड़ते हैं? ये अपना पार्टी चलाते हैं अपनी पत्नी की जेवर बेच के या अपने माँ की जेवर बेच के? तो ये बात कहनी बहुत गलत है। हाँ, हर पार्टी को फंडिंग की आवश्यकता है, और जिस प्रकार बीजेपी ने धन बल का उपयोग किया है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आप पर बीजेपी ने आरोप लगाया, सेंट्रल लीडरशिप ने आरोप लगाया बीजेपी की कि एक तुगलक लेन से 10 जनपद पैसे जाते थे और वो ट्रेल मिल गई, उनको जांच हो रही है। बिल्कुल नहीं, कभी 10 जनपद की कोई ट्रेल नहीं है, कभी किसी हालत में नहीं हो सकती। 10 जनपद को कभी कोई पैसा गया नहीं। तो कहते कांग्रेस ने तो लूट डाला सरकार ने। कैसे लूट डाला? कुछ तो आरोप नहीं। तो बीजेपी क्या कर रही है आज? मैं तो पूछ रहा हूँ, ये इतना बड़ा ऑफिस बनाया है दिल्ली में, हाँ, क्या रेड क्रॉस ने बनाया इनके लिए? किसने बनाया? लेकिन आपके सहयोगी करीबी लोग थे, उन पर छापे पड़े, उनकी डायरियां जब्त कर ली। यही राजनीति बची है, यही राजनीति बची है। अहमद भाई पटेल की ईडी से जांच हो रही है। ये तो दबाने की राजनीति, ये क्या प्रजातंत्र के लिए सही है? ईडी होए, इनकम टैक्स होए, कभी गुप्त आप बात करिए ईडी वाले ऑफिसरों से, गुप्त बात करिए इनकम टैक्स वाले ऑफिसरों से। ममता बनर्जी तो परेशान है। वो तो परेशान है, उनके पीछे लग गए, कर्नाटक में किसी और के पीछे लग गए, तमिलनाडु में अभी रेड करी, जहाँ चुनाव चल रहे हैं सब जगह रेड कर रहे हैं। ये तो आज साफ पब्लिक देख रही है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये तो उनका काम है, एजेंसियों को करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है क्या नहीं है, मुझे तो बड़ा दुख है इस बात का। लेकिन आरोप कमलनाथ जी ये रहते हैं कि सरकारें चाहे आपकी भी हो, आप जिस सरकार में पार्ट हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, उसकी हालत देख लीजिए। पवार साहब आपकी सहयोगी है, उनके सिस्टम में देख लीजिए, वहाँ तो लोग 100-100 करोड़ रुपए पुलिस वालों से मांग रहे हैं। अब ये तो कहा गया, एक जिस कमिश्नर पुलिस को हटा दिया गया, वो आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा सरकार ने। ये तो क्योंकि जांच हो रही थी, अच्छा उन्होंने इस्तीफा दिया कि जांच कर लो। एक आप किसी अधिकारी को, किसी पुलिस ऑफिसर को निकालें और वो कहें मुझे से 100 करोड़ रुपए मानते थे, तो आप क्यों इतने दिन बने रहे? आपको तो इस्तीफा देकर घर बैठना था। महाराष्ट्र में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी गवर्नेंस कोरोना के मामले में फेल है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास साधन नहीं है। अगर वैक्सीन तो पंजाब सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बनाता, ये वैक्सीन की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, इंजेक्शन की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है। अगर ये ना दें, इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया, तो आप उनको क्यों आरोपी बना रहे हैं? नहीं, कैप्टन साहब घर में बैठे हुए, किसान सड़कों पर बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि भाई किसानों को घर भेज दो कुछ दिन के लिए, कोरोना फैला हुआ है। तो कैप्टन साहब और केजरीवाल साहब पर आरोप यह है कि वो फंड कर रहे हैं कि भाई डटे रहो, सरकार को हिला दो। देखिए, आज का किसान बहुत समझदार है, ये सरदार नहीं बैठे, किसान बैठे, ये आज सब समझते हैं। आज के किसान को बहुत समझ है। आज के किसान और 20 साल पहले के किसान में बहुत अंतर है, ये हमें याद रखनी है बात। वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? 3 काले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 3 काले कानून क्या हैं? सीधी बात आज मैं ये बोल दूं बड़ी सरल भाषा में, ताकि आपका हर दर्शक जो है इसे समझ जाए। पहला कानून है निजीकरण। किस लिए आपको निजीकरण करना? और निजी सेक्टर इसमें क्यों आएगा? नफ़े के लिए आएगा। नफ़ा कहाँ से आएगा? सरकार से आएगा या किसान से आएगा? निजीकरण करना, इनको मंडी का स्टेटस दे दिया। तो जहाँ मुझे समर्थन मूल्य मिलता था, अब मेरे पास निजी सेक्टर की जिसको मंडी का स्टेटस है वो मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि भाई 2200 रुपये समर्थन मूल्य है, आप 1700 में लेते हैं। किसान को तो अपना उत्पाद निकालना है, वो निकाल देगा। हमेशा के लिए उसको जो समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरा, ये तो साधारण बात है, तो इसलिए कहते हैं आपको निजीकरण की क्या जरूरत? किसान कह रहे हैं, आज देश का किसान, केरल से किसान नहीं आ सकता क्योंकि पंजाब हरियाणा के नज़दीक है, इसलिए वो आए हुए हैं।
कि वो देख रहे हैं कि उनका भविष्य कैसे अंधेरे में है। दूसरा कानून कि ठेके की खेती। कौन सी ठेके की खेती? आज किसान को क्या चाहिए? बीज चाहिए, खाद चाहिए। बीज और खाद तो उद्योगपति ले जाएगा और किसान के पास जाएगा, बोनी का समय है, तेरे पास बीज है, खाद है, कहेगा नहीं है, इसे लो मैं देता हूँ, मेरे लिए करो, ठेके की खेती करो। तो किसान हमेशा के लिए बंधुआ हो जाएगा। तीसरा, जो उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक लिमिट हुआ करता था, ये तो एंटी होर्डिंग का कानून बना था कि कोई होर्डिंग ना कर सके। आज कोई उद्योगपति, मैंने कोई बड़े उद्योगपति की जरूरत नहीं है, कोई छोटा उद्योगपति भी जाके सब खरीद ले, ज़िले में पूरा सोयाबीन खरीद ले, पूरा मक्का खरीद ले। जब भाव बढ़ जाए वो तो कितना भी स्टॉक कर सकता है, अब तो लिमिट है। अगर वो कितना स्टॉक कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, खरीद ले और जब भाव बढ़ जाए बेच ले। तो इनकम डबल कैसे होगी? उद्योगपति सपोर्ट करना चाहते हैं और कांग्रेस का आरोप यह है कि सब कुछ उद्योगपतियों के लिए है, चाहे अंबानी हो, अडानी हो या और कोई हो। देखिए, ये सब उद्योगपतियों के लिए। उद्योगपति, मेरा प्रश्न है कि उद्योगपति जाएगा क्यों खेती में? नफ़े के लिए जाएगा या समाज सेवा के लिए जाएगा? अगर वो नफ़े के लिए जाएगा, ये नफ़ा कहाँ से आएगा? नफ़ा तो किसान की जेब से आएगा। ये फैक्ट्री तो नहीं है कि आप एक और शिफ्ट चला लो, 10 और मशीन लगा लो। खेती और फैक्ट्री में ये अंतर है। तो उत्पाद तो उतना ही होना है। तो इंडस्ट्री आएगी तो पैसा भी तो डालेगी। किस चीज़ में पैसा डालेगी? अगर आज तो ये हालत है, जो आज पंजाब के किसान कह रहे हैं, भाई हमें इलाज नहीं चाहिए, डॉक्टर को आप भेज रहे हैं हमारे पास, डॉक्टर आ रहा है, कह रहा है ये दवाई खाओ, हमें ना डॉक्टर चाहिए ना आपकी दवाई चाहिए, हम खुश हैं। तो ये प्रश्न है कि भाई जो चाह नहीं रहे, कौन सा देश का किसान कह रहा है? तो सब किसान पार्टी के मैनिफेस्टो में है कमलनाथ जी, यही तीनों चीजें। नहीं, ये रूप नहीं है। हम कहते थे, आज कोको कोला कर रही है खेती, इनके चिप्स कहाँ से आते हैं? पेप्सी कर रही है, आईटीसी कर रही है। ये किसानों को कहते हैं तुम ये आलू बो। मैं करता हूँ छिंदवाड़ा में आईटीसी का आलू, हाँ उगता है, कोई नहीं इसकी खेती करने को तैयार था, मैंने कहा मैं करता हूँ। तो आज तो कमलनाथ किसान भी हैं। मेरी जमीन है, मैं की खेती करता हूँ। तो अच्छा आलू होता है, अच्छा आलू होता है। किसानों को क्यों नहीं कहते कि पेप्सी जैसी कंपनियां खाते हैं? नहीं, पेप्सी जैसी कंपनियों के आलू मैं उगाता हूं, तो आप भी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट उड़ाओ। हमें तो जहाँ फायदा होए कि खेती में जहाँ फायदा। तो फिर किसान बिल में क्या दिक्कत आ रही है जब आप जैसे लोग जो उद्योगपति हैं, राजनेता हैं? आपको कानून बनाने की क्या इच्छा? मैं तो पूछूंगा, आपने कानून ऐसा बनाया है कि कोई अपील नहीं। आप तो कानून किसान को बंधुआ बना रहे हो। तो मेरा तो सीधा प्रश्न है कि भाई किसान तो नहीं कह रहा है उसको चाहिए ये कानून। आज देश के सभी किसान संगठनों ने इसका विरोध किया है। लेकिन आप लोग गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस गुमराह कर रही है, कांग्रेस कानून तो आम आदमी पार्टी फंड कर रही है। ये कानून तो ब्लैक एंड व्हाइट में है। क्या निजीकरण है? पूरे देश में कहीं आंदोलन नहीं, केवल ये दिल्ली के चारों तरफ है। बिल्कुल सब किसान दुखी है, पर केरला का किसान यहाँ नहीं आ सकता। तमिलनाडु का किसानों के पास किसी को राज्यसभा चाहिए, किसी को विधान परिषद चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, इस तरह के आंदोलन। मैं किसानों की मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन अगर कमलनाथ एक बड़ी कंपनी के सिस्टम में आकर अच्छे आलू पैदा कर सकते हैं तो एक किसान क्यों नहीं कर सकता? करते। आज ये आप जो चिप्स खाते हैं, ये कहां से आते हैं? विदेश से थोड़ी ना आते हैं। ये चिप्स यहाँ का आलू होता है। तो ये आप जो आज कोको कोला बेच रही है, पेप्सी बेच रही है, आईटीसी बेच रही है, इस सब का उत्पाद कहां से होता है? तो कमलनाथ किसानों को सलाह क्यों नहीं देते कि आप उद्योगपतियों के साथ जुड़िए और पैदावार बढ़ाइए? कर रहे हैं, हमें सलाह देने की जरूरत नहीं। आज का किसान को बहुत ज्ञान है। आज के किसान को ज्ञान की कमी नहीं है। आज का किसान केवल धोती पजामा वाला किसान नहीं है। आज का किसान जीन और टी शर्ट वाला भी किसान है। आखिरी में एक अपील कर लेता हूं आपसे मैं। आप चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 9 बार के सांसद रहे हैं, आपने इंदिरा जी के ज़माने से अब तक मनमोहन सिंह सरकार तक मंत्रालय संभाले, कई मंत्रालय संभाले, उद्योग मंत्रालय, सड़कें बिछाई, सड़कों का जाल बिछाया, छिंदवाड़ा चमका दिया आपने। मैं कह रहा हूँ कि रोको टोको हमारा अभियान है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम है, रोको टोको। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको भी टोकेंगे। मैंने वैक्सीन लगा ली है, दूसरा डोज भी लगा लिया है, और मैं कोरोना का एंटीजन और रैपिड टेस्ट के बाद नेगेटिव हूँ, इसलिए आपके सामने ऐसे बैठा हूँ। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, जहां आपको कम से कम 15-20 राज्यों में देख रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और जी सलाम के जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करेंगे कि आप सरकार के भरोसे रहें न रहें, लेकिन आप मास्क जरूर लगाइए, वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कमलनाथ जी की अपील दर्शकों के नाम। सबसे पहले तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ
कि आप ये रोको टोको में शिवराज सिंह जी से भी जरा बात करिए, उनसे एक प्रश्न जरूर पूछिएगा। एक अस्पताल का नाम बता सकते हैं, झूठ बोलने में तो माहिर है पर कम से कम रिकॉर्ड में तो आ जाएगी। हाँ, पूछिएगा कि एक अस्पताल का नाम। आप पूछिए ना। नहीं, मैंने तो पूछ लिया। आप सब जनता सुन रहे हैं, शिवराज जी नहीं, शिवराज जी सुन रहे हैं, कमलनाथ पूछ रहे हैं। रोको टोको अभियान के रोको टोको में शिवराज सिंह जी से पूछिए, आपने ये इंजेक्शन कब से स्वीकार किया कि इसकी आवश्यकता है और अस्पतालों में इसका प्रबंध करना शुरू किया? ये कमलनाथ का सवाल है, आप पूछिए सीधे कि कमलनाथ का सवाल है। हम दर्शक हमारे सुन रहे हैं। आप मैं तो कह रहा हूं ये सवाल मेरा नहीं है, आम जनता का है। मैं तो जनता की आवाज़ उठा रहा हूं और मैं तो सब आपके दर्शकों को एक ही अपील करूंगा, इस सरकार के भरोसे मत रहिएगा। ये सरकार ना आपको दवाई देगी, आप तो जो इसकी आवश्यकता है, जो आपको इसके प्रिकॉशन लेने हैं, आप प्रिकॉशन लीजिए। सोशल डिस्टेंस जितना हो सकता है मास्क पहनिए और वैक्सीन लगाइए। सरकार की अभी कुछ दिनों में वैक्सीन की कमी है, आप लगवाइए जाके। इनको कहना चाहिए हम पूरी छूट है, जो वैक्सीन लगाना चाहे जाए। आप कहिए हमारे ऑफिस में कोई नहीं आ सकता, कोई हमारा कर्मचारी नहीं आ सकता, कोई अफसर नहीं आ सकता बिना वैक्सीन लगाए हुए। पर वो वैक्सीन लाए कहाँ से? वो खरीदने को तैयार है। 200 रुपये 300 रुपये की तो वैक्सीन आती है, पर वैक्सीन लाए कहाँ से? इनको पता नहीं थी कि वैक्सीन बन रही है। ये बड़ा बुनियादी प्रश्न है। आपको वैक्सीन का पिछले 6 महीने से 4 महीने से चल रहा है वैक्सीन, आपके पास आज स्टॉक नहीं है क्योंकि सबको लगाएं। तो आप कहेंगे पहले 70 साल वाले को लगवाएंगे, पहले हम 60 साल। आप खुले कहिए कि हमने इंतजाम किया है, हमारा ऐसा प्रबंध है, हमारा ऐसा प्रशासन है, कोई जाके वैक्सीन लगा ले। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को सवाल शिवराज सिंह चौहान से, सवाल देश की सरकार से कि वैक्सीन कहां है। लेकिन सतर्क जरूर रहिएगा, कोरोना से डरना जरूरी है, वैक्सीन लगाना जरूरी है और राजनीति से दूर रहिए। जहां चुनाव है वहां भी बहुत ज्यादा कोरोना है, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करिए। वोट देते जाते समय ध्यान रखिएगा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन शमशान में लंबी लाइनें न लगें, इसके लिए आपका सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये अपील है, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ये अपील है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये अपील है और जी सलाम के दर्शकों से ये गुजारिश है कि इससे बच के रहिए। बहुत ही खतरनाक है, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और थोड़ी सतर्कता बरतिए और हम इससे ज़रूर जंग जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये बेबाक इंटरव्यू। लंबे अरसे बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बहुत धन्यवाद। बने रहिए जी मीडिया के साथ। एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 1000 रुपये भी नहीं होनी चाहिए, वो 50,000 रुपये बिक रहा है। राज्य सरकार में तो शिवराज सिंह जी कहते थे ये कोरोना नहीं, ये तो डरोना है। जब मैंने मार्च में ये बात कही थी। जनता का अपराध ये है कि नेताओं को वोट देती है, सरकार बनाती है और सरकार फिर बिक जाती है या विधायक बिक जाते हैं। विरोधी तो ये कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो चुनिंदा उद्योगपतियों के मुख्यमंत्री थे और छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, बाकी सब उन्होंने भूल दिया।